हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स मौसम में। तो चलिए हम लोग आज 3D का वीडियो बनाएंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वेक्टर इनवर्स ट्री वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3D का आज से बनाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कैलकुलस के पोर्शन में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन 5x माइनस 3 15y प्लस 7 3 माइनस 10z। इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं शुरू करें। अगर आप लोग 3D का अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़े हैं, जरूर पढ़े होंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं पढ़े होंगे, तो उसमें आपको ये जो लाइन है उसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन 3D में कुछ इस प्रकार से होता है। x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद सोचेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा। आइए, क्या लिखा हुआ है? 5x माइनस 3 इक्वल टू 15y प्लस 7 इक्वल टू 3 माइनस 10z। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर इसको गौर से देखिए इस इक्वेशन को, तो आपको लगेगा कि ये जो अननोन x, y, z है ये सब प्लस में है। ठीक है, और उसके बाद आपको लगेगा कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट 1 है ना। तो हम लोग यही करेंगे, x, y, z का कोफिशिएंट 1 बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे बनेगा? बहुत आसान है, बताइए। x का कोफिशिएंट कितना है? 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे। अच्छा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 तो बोल ही सकते हैं ना, 1 तो बोल ही सकते, नीचे में कुछ नहीं है तो आप x के कोफिशिएंट में 1 बनाना है तो 5 को हटाना पड़ेगा। तो ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से डिवाइड करिए। तो ऊपर 5 से डिवाइड करिएगा तो ये x बचेगा, ये माइनस 3/5 और ये हमारा 1/5। यहां y का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है तो 15 से डिवाइड करेंगे तो यहां y, यहां 7/15 और यहां 1/15 बनेगा। यहां z का कोफिशिएंट माइनस 10 है तो हमें इसे माइनस 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 1 बन जाए। तो माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो ये z हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये माइनस 3/10 हो जाएगा और माइनस 10 से इसको करेंगे तो माइनस 1/10 हो जाएगा। देख लीजिए, है ना। अब आराम से यह इक्वेशन देखने में इनके जैसा हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इस प्रकार से लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है तो ये जो नीचे वाला है ना, इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो हमारा डायरेक्शन रेशियो कितना आ गया? 1/5, 1/15 माइनस 1/10। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग A, B, C मान लेते हैं। जब डायरेक्शन रेशियो मालूम हो जाए तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। A बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है। फिर B बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है और फिर C बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होता है। ये है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने का तरीका। तो चलिए, A का वैल्यू हमारा कितना है? 1/5। फिर, है ना, चलिए देख लीजिए, करिए इसका स्क्वायर कितना करिए? 1/25 हो जाएगा। फिर प्लस ये 1/225 हो जाएगा और ये 1/100 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां आ जाइए, सॉरी यहां कॉमा होगा, ये 1/10 हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन वही फिर से रख दीजिए
ए स्क्वायर बी स्क्वायर यही ना, तो 1/25, 1/225 और प्लस 1/100। ठीक है, फिर सी हमारा कितना है, -1/10 है, तो -1/10 और ये नीचे फिर से हमारा 1/5 प्लस 1/225 प्लस 1/100। सही है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इनको सॉल्व कर लेना चाहिए, ये वाला पोर्शन को। एक काम करिए, हम बगल में वहां सॉल्व कर देते हैं और डायरेक्ट रख देंगे, चलेगा? देखिए तो कितना आ जाएगा ये, हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 है, सॉरी 1/25 है और 1/225 है और ये 1/100 है। तो अगर इसका हम लोग एलसीएम देखें तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 1000 1000 होगा क्या? देख लेते हैं। तो 25, 225 और 100 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो 5 से ये हो जाएगा कितना, 45 और ये हो जाएगा 20। फिर 5 से लगा तो 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, है ना? यानी हमारा जो है 5 मतलब तो 900 हो जाएगा एलसीएम, 900। तो 25 को 900 अगर डिवाइड कर देते हैं तो 25 तिया 75, 25 तिया 75, 15 36 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो ये 4 से हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। यानी ऊपर हो गया 49, मतलब 49/900। यानी ये जो है आपका 49/900 आ रहा है ना? 49/900 आ रहा है। तो बस इजी हो गया। तो थोड़ा हम ऊपर मिटाते हैं, देख लीजिए। हाँ ठीक, तो चलिए रख देते हैं वैल्यू यहां पे, हम यहां पे। तो ऊपर वाला 1/5 है, नीचे ये 49/100 आया है, वहां देख लीजिए। तो एलसीएम करेंगे तो 7/30 हो जाएगा, सॉरी रूट करेंगे तो 7/30 हो जाएगा। ये 1/10 है, ठीक है? 1/10 नहीं, बी का वैल्यू तो 1/15 था ना, यहाँ पे 1/15। चलिए 1/15। फिर इस नीचे वाले को सॉल्व किए हैं तो 7/30 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1/10, 7/30। अगर इसे हम फाइनली सॉल्व करें, आप लोग ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 30 जाएगा ऊपर, तो 30 हो जाएगा ऊपर, तो 1/5 और 30/6, यानी ये हो जाएगा कितना, 6/7 हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो 2/7 हो जाएगा, ये 2/7 और ये हो जाएगा हमारा -3/7 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का जो है डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इस सवाल पर बात करते हैं। इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है और हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना है। ठीक है, चलिए ये कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले एक काम करिए, वो जो लाइन दिया है उसको लिखिए। तो 3 - x/7 y + 5/5 और 2z - 6/4, ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म होता है r = a + λb, r = a + λb। जहां ये r अननोन है, ये a जो है वो लाइन पर के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ये लैम्डा कोई ना कोई स्केलर है, और ये b जो है वो लाइन के
पैरेलल खींचा गया एक वेक्टर है। तो हमें वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए दो चीज चाहिए, लाइन पर के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए और लाइन के पैरेलल खींचा गया वेक्टर चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले यहां से पॉइंट निकालिए। तो जैसे पिछला इक्वेशन में हम लोग किए थे, इसे सबसे पहले सेट करिए। सेट करने का मतलब सबसे पहले हम एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बना लेते हैं। तो यहां x का कोफिशिएंट -1 है, नहीं चाहिए हमें, +1 चाहिए। तो इसको भी -1 से, इसको भी -1 से डिवाइड कर दीजिए। तो -1 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और नीचे हमारा -7 हो जाएगा। ये तो ठीक ही है y, लेकिन इसको क्या करते हैं ना, +5 को हम -5 तो लिख ही सकते हैं जी। ये थोड़ा गड़बड़ है। z का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से ऊपर जो डिवाइड करिए तो वो z हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये एक लाइन है, लाइन पर जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस के बाद वाला होता है, यानी 3, माइनस के बाद वाला -5, माइनस के बाद वाला 3। अब हम इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसी को हम लोग ए बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, 3i - 5j + 3k निकल गया। और ये जो नीचे वाला है इसे हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। कितना है हमारा, -7, 5, 2। अब इसी में अगर आप ijk लगा देते हैं तो लाइन के पैरेलल वेक्टर निकल जाता है, यानी -7i + 5j और +2k। तो सोचिए कैसे हम सोचे। सबसे पहले पॉइंट निकाले, माइनस के बाद वाले को देख के, वहां से निकाले पोजीशन वेक्टर, नीचे से निकाले डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन रेशियो से निकाले हम पैरेलल वेक्टर। तो हमें निकालना है इसका वेक्टर फॉर्मूला। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इज, क्या होता है फॉर्मूला, R = A + λ × b होता है ना। रखिए सब वैल्यू, R = यहां कौन है, A, तो A का वैल्यू कितना आया है, 3i - 5j + 3k, ये A का वैल्यू लिखा गया। फिर लैम्डा, फिर बगल में कौन है, B का वैल्यू यहां लिख दीजिए, -7i + 5j और +2k। यानी इस तरीके से ये जो लाइन है वो हमारा कन्वर्ट हो गया कार्टेशियन से वेक्टर में। सबसे पहले पॉइंट खोजे, फिर डायरेक्शन रेशियो खोजे, वहां से ए और बी लिखे और इस फॉर्मूला में पुट कर दिए, है ना। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये तो बहुत आसान है। किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा जाए या वाई एक्सिस से पूछा जाए या जेड एक्सिस से पूछा जाए तो सिंपल है। जैसे मान लीजिए, थ्योरी हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है A, B, C, ठीक है। और इस पॉइंट का पहला पूछे डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा हो तो एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ दीजिए, अब बाकी का स्क्वायर करिए रूट लगा के, यानी b² + c², बात खत्म। अगर आपसे पूछ दे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y वाले को छोड़ दीजिए, अब बस a² + c² का रूट ले लीजिए। तीसरा, डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस अगर पूछे तो z वाले को छोड़ दीजिए और सिंपल a² + b² कर दीजिए। यानी इस तरीके से है, एकदम डायरेक्ट निकाल सकते, आसान है। तो आप समझ गए कैसे निकालना है ये, है ना। जब जैसे निकालना कैसे निकलेगा बताइए। इसे क्वेश्चन है, निकालना है
द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा हुआ है, तो x को छोड़ के बाकी के स्क्वायर का रूट ले लेंगे। x को छोड़ के यानी 3 का स्क्वायर आप प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 9 प्लस 16 25 आ जाएगा, 25 का कितना आ जाएगा 5। ये तो एकदम आसान सा सवाल था, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसे बता दिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमने भी 10 साल या 12 साल 13 साल का क्वेश्चन देखा हुआ है। 10 साल समझिए, बाकी तो डिलीटेड पोर्शन में ही आ गया था। तो लगभग ये हमको लगता है 7-8 साल तो लगातार पूछा हुआ है, 8 ही 9 साल मान के चलिए, यानी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस टाइप का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें लगता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो देखते हैं क्या है, कोई बात नहीं। कहता है फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। इतना एक लाइन है जिसका वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, और वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब एक लाइन है, इसी का इक्वेशन निकालना है, वेक्टर वाला भी और कार्टेशियन वाला भी, और इस लाइन पर हमें एक पॉइंट दे दिया गया है, कितना 1 2 -4 1 2 -4। और साथ ही साथ बोला है कि ये जो लाइन है वो इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये एक गजब का पॉइंट हुआ। तो पहले आप क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। एक लाइन है जिसे हम वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहते हैं, इस लाइन पर का हमें पॉइंट दे दिया है ना, और यह जो लाइन है वो इन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला हुआ है। तो सोचिए, आप लोग वेक्टर में इक्वेशन ऑफ लाइन सीखे होंगे, तो उसमें आप जानते होंगे कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज चाहिए। लाइन पर का पॉइंट चाहिए जो दिया हुआ है, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, लाइन पर का पॉइंट और लाइन का डायरेक्शन रेशियो। तो पॉइंट तो मालूम है लेकिन डायरेक्शन रेशियो नहीं मालूम है। तो हमारा सबसे पहला, और समझो वही क्वेश्चन ही बनाएगा, काम यही होना चाहिए कि किसी तरीके से हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लें। तो चलिए हम इसके डायरेक्शन रेशियो को मान लेते हैं अपने तरफ से। डायरेक्शन रेशियो को हम मान लेते हैं ABC, और इसी ABC का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, आइए। चलिए, हमारे पास 2 लाइन दिया हुआ है, ये वाला एक लाइन है और एक ये वाला लाइन है। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है ना। एक काम करिए, इस लाइन को हम फर्स्ट लाइन बोल देते हैं, यानी अगर हम इसको पहला लाइन बोल दें, और इस पहला लाइन का अगर हम आपको बोले डायरेक्शन रेशियो ढूंढो, तो कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे? आपको पता है कि लाइन का इक्वेशन R = A प्लस लैम्डा B जैसा होता है, ऐसा होता है। ये वाला है, ये तो हमारा पॉइंट है, और ये जो स्केलर के बगल वाला ये जो है ना, ये है पैरेलल वेक्टर। जिस लाइन का ये इक्वेशन है उसी लाइन के ये पैरेलल होता है, ये B। इसका मतलब यही B आपको डायरेक्शन रेशियो देगा, यानी स्केलर के बगल वाला जो वेक्टर है वही आपको डायरेक्शन रेशियो देगा। तो बस बात खत्म। आप इसका भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए और इसका भी डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। कहोगे सर काहे निकाल रहे हैं, बताएंगे। तो बताइए, अगर हम इसको फर्स्ट लाइन बोले तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 कितना हो जाएगा? स्केलर के बगल वाला, यानी 3 - 16 और 7 हो जाएगा। 3 - 16 और 7 हो जाएगा। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 दूसरे लाइन का निकाल लेते हैं। तो स्केलर के बगल वाला 3 8 - 5, 3 8 और -5, बस हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला
कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब लाइन, ये वाला लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो इसके डायरेक्शन रेशियो को और इसके डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, यानी कितना 3a हो जाएगा, -16b हो जाएगा और +7c इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसी प्रकार ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। कितना आ जाएगा 3a हो जाएगा +8b और -5c इक्वल टू 0, है ना। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके डायरेक्शन रेशियो निकालिए और आपका काम हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करें सर? तो लगाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कैसे लगाते हैं? a बाय, फिर b बाय, फिर c बाय। चलिए a के नीचे a वाले को ढक दीजिए, बाकी लिख दीजिए कोफिशिएंट। a है ना, तो a वाले को छोड़ के बाकी लिखिए। कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है ना, सॉरी क्रॉस मेथड। -16 8 और फिर 7 -5। a है तो a वाला को छोड़ के बाकी का लिखिए। हो गया। चलिए जहां पे ये खत्म हुआ वहां से इसको शुरू करिए, 7 -5। b है तो b वाले को छोड़ दीजिए, जहां पे ये खत्म था वहां शुरू किए, तो 7 -5 के बाद घूम के कहां आइएगा? 3 3 पे ना, तो 3 3 आ जाएगा। c है तो ऐसे सोच, जैसे जहां पे ये खत्म वहां से शुरू कर दीजिए। c है तो c वाले को छोड़िए, तो c वाले को छोड़ दिए तो 3 3 के बाद क्या आएगा? -16 और 8 आएगा। सर समझ में नहीं आया, चलिए दोबारा बताते हैं। देखिए a है तो a वाले को छोड़ दीजिए, बाकी का कोफिशिएंट लिख दीजिए। हो गया। जहां पे ये खत्म हुआ वहां से इसको शुरू करिए, तो 7 -5 के बाद घूमिएगा तो 3 3 ही मिलेगा, 3 3 लिख दिए। जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू करिए, तो 3 3 लिख दिए, तो 3 3 लिख दिए तो अगला कौन मिलेगा? -16 और 8 ही मिलेगा। हो गया बात खत्म। पता ऐसा मान के चलो ना, अगर a है तो a वाला नहीं लिखेंगे, यहां b है तो b वाला नहीं लिखते हैं, और यहां c है तो नीचे में c वाला नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, और सॉल्व कर लिए तो आपका काम हो गया। कितना हो गया बताइए? a बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 और -56 आ जाएगा। फिर b बाय, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, माइनस पहले से है तो +15 कर देते हैं। फिर c बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, फिर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -48, माइनस पहले से है तो +48 हो जाएगा। यानी हमारा जो कहे तो ये a बाय कितना हुआ जी? 24, ये b बाय 36, और अगर इसे हम कहें तो c बाय 72। ये सारे के सारे लोग 12 से डिवाइड हो जाएंगे, तो सबको 12 से डिवाइड करो, तो 12 2 जा, 12 3 जा, और 12 6 जा, है ना। इसका मतलब हमारा a:b:c का जो वैल्यू आया वो 2:3:6, यानी हम डायरेक्शन रेशियो यही 2:3:6 यूज करेंगे। समझ गए? एकदम इजी। दोनों से डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, इसके डायरेक्शन रेशियो को इससे मल्टीप्लाई किए 0 आया, इसके डायरेक्शन रेशियो को इससे मल्टीप्लाई किए 0 आया। ओके, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व किए, तो ये हमारा काम हो गया। समझ गए? हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे लगाता है आपको पता है। जैसे a है तो a वाले को कवर करके लिखेंगे बाकी लोगों को, b है तो b वाले को कवर करके बाकी लोगों को लिखेंगे, c है तो c वाले को कवर करके बाकी लोगों को लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारा काम हो गया, हमने डायरेक्शन रेशियो ABC निकाल लिया, हमारा काम खत्म। तो चलिए इसको नोट करिए, अब बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए यहां देखिए। अब जब डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गया, कितना मिला हमें इसका वैल्यू 2, 3 और 6। चलिए जब डायरेक्शन रेशियो आ गया तो हमारा काम हो गया। चलिए देखिए,
एकदम बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको छोड़िएगा मत, और हमको उम्मीद है इस बार भी आ ही जाएगा, है ना। देखते हैं, चलिए। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी होता है वेक्टर फॉर्म। R ए का मतलब हमारा पॉइंट, तो पॉइंट हमारा ये दिया है, आई जे के लगा दीजिए, यानी I प्लस 2j माइनस 4k। लेमडा, अच्छा क्वेश्चन में लेमडा और म्यू यूज कर लिया है, तो आप कुछ और यूज कर लीजिए, यहां पे टी डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, टी डाल दीजिए, यहां पे टी डाल दीजिए। अब बी का मतलब ये डायरेक्शन रेशियो लिख दीजिए, तो 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, आंसर। चलिए, फिर हमें जानना था इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म जो होता है वो x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी की इक्वल होता है। चल रखिए, x माइनस x1, x1 है पॉइंट जो 1 दिया हुआ है, a है डायरेक्शन रेशियो जो 2 दिया हुआ है, y माइनस y1, फिर से y1 हमारा पॉइंट है जो 2 है, b डायरेक्शन रेशियो से आएगा यानी 3 है, फिर z माइनस z1 हमारा पॉइंट है जो माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएगा, और c हमारा डायरेक्शन रेशियो है जो 6 हो जाएगा, यानी आंसर। यानी इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, एक फिर से एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन हम लोग के पास आया है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना। अच्छा, मतलब इस लाइन से इस पॉइंट से इस बीसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर खींचे है उसका फुट निकालना है। हेंस फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ए, और उसके बाद इस पॉइंट ए का इमेज भी निकालना है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, एक लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन पर यहां वाले पॉइंट से, यहां पर कोई पॉइंट है, एक परपेंडिकुलर खींचा गया। सोचिए ये हमारा लाइन है और यहां पर एक पॉइंट है, तो यहां से जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो परपेंडिकुलर इस लाइन से यहां पे आके मिलेगा। तो जहां पे परपेंडिकुलर लाइन से आके मिला उसी को कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो हमें फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला कि अगर यह लाइन मिरर हो जाता, प्लेन मिरर, अगर यह मिरर हो जाता तो अब इस पॉइंट को अगर देखते इस मिरर में, इस पॉइंट को अगर देखते इस मिरर में, इस पॉइंट का इमेज बनता इधर कहीं पर, तो वो इमेज भी फाइंड करना है, दोनों, फुट भी और इमेज भी। एकदम टॉप लेवल का ये सवाल है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, इस लाइन का। तो चलिए लाइन का हम इक्वेशन निकालते हैं सबसे पहले। ओके, शुरू करें। देखिए, तो देखिए लाइन का हम इक्वेशन सबसे पहले निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। आइए, तो लाइन हमारा BC है, देखिए एक लाइन है, उस लाइन पर एक पॉइंट हमारा B जो 0 -1 -3 दिया हुआ है, एक पॉइंट हमारा C जो 2 -3 और -1 दिया हुआ है। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो पॉइंट तो हमें मालूम है लेकिन डायरेक्शन रेशियो नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। आइए, तो हम इसका निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो। आइए,
अगर हम इसका डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे तो जब लाइन पर हमें 2 पॉइंट मालूम हो तो डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका है कि सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर देते हैं। देखिए यहां पर पॉइंट जो है बी गलती लिखाया है, यहां पे -3 होगा। ठीक है, चलिए। हाँ जी, आज नया साल है तो लोग ऐसे खुशी मना रहे हैं, तो कुछ आवाज भी जा रहे होंगे अंदर में। अच्छा कोई बात, उस चीजों को आप इग्नोर करें, हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो 0 -1 3 2 -3 और -1। ओके, सॉल्व करते हैं। हाँ पॉइंट सही लिखा होगा। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, -3 में से -1 गया तो -2 हो जाएगा, और -1 में से 3 चला जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c। तो x minus x1, x1 मतलब पॉइंट, चलो हम यही वाला पॉइंट चुन लेते हैं, 0 है। a मतलब डायरेक्शन रेशियो जो हमारा 2 है। y minus y1 हमारा -1 है तो ये रखेंगे तो +1 हो जाएगा। b मतलब डायरेक्शन रेशियो हमारा -2 हो जाएगा। z माइनस z1 हमारा 3 है, और डायरेक्शन रेशियो हमारा c कितना है, -4 आया। यानी इस तरीके से ये लाइन हमारा कंप्लीट हुआ, x/2 y + 1/-2 और z -3/-4, ये ठीक है। यानी हमने लाइन का इक्वेशन निकालने में सफल रहा, लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। अब चलिए काम शुरू करते कि क्या फाइंड करना था। तो देखिए एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमने अभी तुरंत निकाला, x/2 y + 1/-2 और z -3/-4, है ना। हाँ सही है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि इस लाइन पर एक पॉइंट है A, जहां से हम परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो ये वाला है हमारा परपेंडिकुलर, तो यही हमारा फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको P मान लेते हैं, यही हमें P फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा, अब गौर से देखिए, ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन पर है, ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन पर है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं, इस पॉइंट P का जनरल वैल्यू निकालते हैं। तो लाइन पर जब भी जनरल वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग यही स्टेप यूज करते हैं। क्या, ये जो इक्वेशन दिया है लाइन का, आप इसे किसी के बराबर मान लें, यानी x/2 y + 1/-2 z -3/-4 = r मान लेते हैं, है ना। ये हम r मान लिए, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को लीजिए, तो x/2 = r। सेकेंड और लास्ट को लीजिए, तो y + 1 - 2 = r। थर्ड और लास्ट को लीजिए, तो z -3 = r। चलिए कितना हो जाएगा, ये x = हमारा 2r हो गया, यहां से y = हमारा -2r -1 हो जाएगा, यहां से हमारा z कितना हो जाएगा, -4r + 3 हो जाएगा, है ना। यानी ये जो XYZ निकला वो इस पॉइंट P का जनरल वैल्यू निकला, 2r -2r +1 नहीं -1 और -4r + 3, ये हमारा पॉइंट P। अब आप गौर से सोचिए, आप गौर से सोचिए, ये जो लाइन है हमारा AP और ये जो लाइन है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए, ताकि वहां से हम r निकाल लें
और आर निकाल लिया तो इसमें हम रख देंगे तो हमारा फाइनल आंसर बी हो जाएगा। करें तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो एपी का निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी कैसे निकलेगा? डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो इस पॉइंट में से उसको माइनस करिए, तो 2r में से -1 जाएगा तो 2r + 1 बनेगा। फिर इसमें से ये करिए माइनस, तो -2r -9 हो जाएगा। फिर इसमें से 4 करिए माइनस, तो कितना हो जाएगा ये -4r, और 3 करेंगे मैं कितना हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। एपी का निकल गया डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। लाइन, और ये जब लाइन दिया है तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो नीचे वाला कहलाता है जी, 2 -2 और -4। एकदम हराना नहीं, हम यहां तक पहुंचे थे। फिर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अब दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, वो वाला कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। तो थोड़ा आपको कुछ ज्यादा ही बैकग्राउंड साउंड सुनाई देता होगा, आप उसको एज अ म्यूजिक लीजिए। क्या करिएगा, नया साल है लोग, आप सभी को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए थोड़ा आवाज आ रहा है, इसके लिए सॉरी। खैर ठीक है, हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं। ओके, होता ही रहता है, हर एक जगह होता है। खैर चलिए शुरू करें। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी? ये दोनों जब परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना चाहिए। करिए, 2 को इससे करिए, कितना हो जाएगा ये? 2 को इससे करना है, कितना हो जाएगा ये? 4r + 2 हो जाएगा। -2 को इससे करेंगे तो ये +4 और +18 हो जाएगा। +4 +18 हो जाएगा। फिर -4 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? +16 और +4 हो जाएगा। मतलब प्लस कितना 16 और +4 हो जाएगा, बराबर कितना 0 है ना। सॉल्व करिए तो 4 4 8 और 16 16 8 24 हो जाएगा। 24 आ रहा है, अरे देखिए 18 और 2 20 और 4 24 बराबर 0। इसका मतलब r का वैल्यू हमारे यहां से कितना आ जाएगा? -1। r का वैल्यू -1 आ गया। अब इस r के वैल्यू को आप इसमें पुट कर दिए, आपका p निकल जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट p, जिसे हम लोग फुट बोले हैं, वो कितना हो जाएगा? 2r -2r -1 -4r + 3 रखिए। तो r के जगह पर -1 रखेंगे तो ये -2 हो जाएगा। यहां रखेंगे -1 तो ये +2 -1 हो जाएगा। यहां रखेंगे -1 तो ये +4 + 3 हो जाएगा। और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -2, 1,7 आंसर। यानी ये है हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, आराम आराम से काम करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। अब इसका सेकंड पोर्शन बनाते हैं जो हमें इमेज निकालने वाला बोला गया था। ओके, नोट किया जाए। तो चलिए बच्चों, अब इसका सेकंड पोर्शन बनाते हैं। सेकंड पोर्शन क्या था? इस पॉइंट का इमेज। तो सोचिए, आप लोग जानते हैं ना प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट, कि मिरर से जितना दूर आपका ये ऑब्जेक्ट है, मिरर से उतना ही दूर आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। मान लीजिए यहां पर a', ये आपका इमेज है, इसे हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, यही आपका इमेज है। हमको यही इमेज का वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये जब ये आपका फुट निकल गया, फुट का वैल्यू अभी आपको निकला है कितना? -217। तो हो गया। अब आप गौर से देखिए तो क्या लगता है, ये a और a' का ये मिड पॉइंट नहीं होगा? P, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज। तो ये जो P है वो a और a' का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। यानी हम कह सकते हैं therefore P is the midpoint
ऑफ ए डैश। जब मिड पॉइंट है तो चलिए एक काम करिए, जैसे ये मिड पॉइंट है ना -2, समझिए यही निकालना है। तो मिड पॉइंट जब हमें निकालना होता है, यानी -2 अगर हमें निकालना है तो -2 का वैल्यू कैसे आया होगा? इन दोनों x को जोड़ के 2 से डिवाइड किया गया होगा, तब आया होगा। उसी प्रकार मिड पॉइंट का y कैसे निकला होगा? इन दोनों y को ऐड करके 8 प्लस बीटा बाई 2 करके आया होगा। अब मिड पॉइंट का z कैसे आया होगा? इन दोनों z को ऐड करके यानी 4 प्लस गामा बाई 2 करके आया होगा। सॉल्व करिए तो यहां से हो जाएगा -1 प्लस अल्फा इक्वल टू -4, यानी यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -3। यहां से आ जाएगा 8 प्लस बीटा इक्वल टू 2 और यहां से बीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना? -6। यहां से 4 प्लस गामा इक्वल टू आ जाएगा 14 और यहां से गामा इक्वल टू आ जाएगा 10। इसका मतलब फाइनल हमारा जो इमेज आ गया, उस इमेज का जो वैल्यू आया वो -3, -6, 10 आंसर। यानी इस तरीके से एक क्वेश्चन में इतना सारा सेक्शन था, हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। इसको नोट किया जाए। हेलो बच्चों, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आज का हम लोग का फिर से एक नया क्वेश्चन और एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये सेकंड वीडियो हम ऐड कर रहे हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो जैसे थोड़ा सा आपको भी बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनाई देगा, तो क्या है, हमारे बगल में थोड़ा बर्थडे पार्टी चल रहा है तो थोड़ा मोड़ा सुनाई देगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं। हाँ, फिर से एक बार, आज 1 जनवरी है, नया साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे नंबर लाइए, बहुत ही अपने जीवन में आगे बढ़िए, ये हमारी बहुत ही भगवान से प्रार्थना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। यहां एक क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइन थ्रू ए एंड बी, मतलब ए और बी से जो लाइन पास कर रहा है, इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू सी एंड डी। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ए और बी से जो लाइन पास करता है और सी और डी से जो लाइन पास करता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ये बातें हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लाइन ए बी का और लाइन सी डी का इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, आइए म्यूजिक भी सुनिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग लाइन ए बी का इक्वेशन निकालते हैं। तो लाइन ए बी, एक लाइन है ए बी, ए वाला जो पॉइंट है वो 0, -1 और -1 है, और बी वाला जो पॉइंट है वो 4, 5 और 1। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट का तो कमी नहीं है, डायरेक्शन रेशियो भी चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया जाए इसका। तो चलिए इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो जो हम लोग निकालते हैं सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस करके निकालते हैं। तो 4 - 0 4, 5 - 1 6, 1 - 1 2। सही है? हाँ सही है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं इसका इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला होता है x - x1 by a, y - y1 by b और z - z1 by c। तो x - x1 y1 z1 पॉइंट है, तो चलिए हम लोग इसी को पॉइंट मान के चलते हैं। उसको भी मान के चलिएगा तो आंसर वही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो x1 हमारा 0 है, ए हमारा डायरेक्शन रेशियो 4,
y माइनस y1 माइनस 1 है तो ये +1। b हमारा डायरेक्शन रेशियो है 6। z माइनस z1 हमारा -1 है तो ये +1 हो जाएगा। अब बाय डायरेक्शन रेशियो हमारा 2। तो ये हमने पहला लाइन का इक्वेशन निकाल दिया। अब हम दूसरे लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है, यानी ए बी का आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग सी डी का निकालते हैं, सी डी का। चलिए, ये एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है। सी का जो कोऑर्डिनेट है वो 394 है और डी का जो है वो -444 है। तो फिर से हमें पॉइंट का तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया जाए इसका। डायरेक्शन रेशियो, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -4 में से 3 माइनस करेंगे तो -7, 4 में से 9 माइनस करेंगे तो -5, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन कितना हो जाएगा इसका? तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी इज, फिर से x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी हमें करना है। ओके, तो x माइनस x1, तो x माइनस x1, x1 का मतलब पॉइंट, तो पॉइंट इसी को रखिए ना, 3 है। a मतलब डायरेक्शन रेशियो -7 है। y माइनस y1 9 है। b मतलब डायरेक्शन रेशियो -5 है। और z माइनस z1 हमारा कितना है? 4 है। और c मतलब डायरेक्शन रेशियो कितना है हमारा? 0 है। तो इस प्रकार से हम दोनों ही लाइन का इक्वेशन निकाल लिए। यहां पर एक लाइन है और एक लाइन यहां, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ये बात हमें प्रूफ करना है। तो पता है कैसे प्रूफ होगा? एक काम करेंगे, हम इसमें से किसी एक लाइन से पॉइंट निकालेंगे और दूसरे लाइन में पुट करेंगे, और अगर सेटिस्फाई कर देता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इन दोनों में से किसी एक लाइन को सॉल्व करके पॉइंट निकालिए। एक काम करिए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो जिससे मन कर उसे वो पॉइंट निकाल लीजिए। चलिए हम फर्स्ट को लेकर बढ़ते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या है ये? x/4 हो जाएगा। ये कितना है? y1 प्लस y प्लस 1/6 और ये z प्लस 1/2। बच्चों, पॉइंट निकालने के लिए हमें ये जो लाइन लिखे हैं इसको हम r के बराबर कर देते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट और लास्ट को लेके बढ़िए, यानी x/4 इक्वल टू r। सेकेंड और लास्ट y प्लस 1/6 इक्वल टू r। और थर्ड और लास्ट तो z प्लस 1/2 इक्वल टू r। ठीक है, तो यहां से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू 4r, यहां से y इक्वल टू 6r-1 और z इक्वल टू यहां से 2r-1। ये पॉइंट निकल गया। अब इस पॉइंट को अब हम इस सेकंड में पुट करते हैं। समझे क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन को हम r के बराबर किए, वहां से सारा पॉइंट निकाले और उस पॉइंट को इस फर्स्ट में सेकंड में पुट करिए। पुट करिए तो फ्रॉम सेकंड,
फ्रॉम सेकेंड। क्या हमारा x माइनस 3/-7 है, y माइनस 9/-5 है, z माइनस 4/0 है ना। तो सारा पॉइंट इसमें रखते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। पहले तो नोट कर लीजिए तो आप लोग, चलिए नोट कर लिए। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन हम आपका PYQ देख रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, बहुत ही ज्यादा बार। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, और एग्जाम में आएगा तो जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये लाइन है ना। अब इस लाइन में ये जो पॉइंट निकाले थे वो रख दीजिए। फर्स्ट लाइन से जो पॉइंट निकाले हैं उसको सेकंड लाइन में पुट कर दीजिए। तो यहां x है, x का कितना है 4r, तो 4r माइनस 3, नीचे में -7 है। फिर y का वैल्यू कितना है 6r माइनस 1, 6r माइनस 1, नीचे में -9, और यहां -5। यहां z का वैल्यू कितना है 2r माइनस 1, बगल में -4 और नीचे 0। सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करिएगा, एक बार फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए, फिर एक बार सेकंड और थर्ड को सॉल्व करिएगा। करिए फर्स्ट सेकंड, 4r माइनस 3/-7, 6r माइनस 10/-5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने पहले। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो -20r प्लस 15 -42r प्लस 70, माइनस में 42 इधर आएगा तो प्लस में, यानी 22r बचेगा। ये प्लस में उधर गया माइनस में, यानी कितना 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 55 बचेगा। इसका मतलब यहां से जो r का वैल्यू है वो 55/22, यानी r का जो वैल्यू है वो 5/2 आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किए तो r का वैल्यू 5/2 आया। अब सेकंड थर्ड से भी हमको उतना ही आना चाहिए। तो ये क्या है सेकंड हमारा 6r माइनस 10/-5 आई इक्वल टू कितना चाहिए 2r माइनस 5/0। करिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे करिएगा तो 0 हो जाएगा, इसका इससे करिए तो कितना हो जाएगा -10r अब प्लस 25 हो जाएगा, यानी 10r इक्वल टू 25, यानी r इक्वल टू 25/10, यानी r इक्वल टू 5/2। अब गौर से सोचिए क्या किए थे, पहले दोनों लाइन का इक्वेशन निकाले, फिर किसी एक लाइन के इक्वेशन को r के बराबर किए, वहां से पॉइंट निकाले, और उस पॉइंट को हम सेकेंड लाइन में पुट किए, और सेकेंड लाइन में पुट करने के बाद इसको सॉल्व किए r निकाले, इसको सॉल्व किए r निकाले, दोनों जगह से r सेम आए। तो दोनों जगह से r सेम आने का मतलब ये प्रूफ हो गया कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया कर रहा है। अगर ये दोनों r का वैल्यू सेम नहीं आता, इसका मतलब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो r का वैल्यू सेम आना ये प्रूफ कर दिया कि लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर गिवन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लिया जाए इसको। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए, मजा आ रहा है। हाँ, बैकग्राउंड साउंड भी चल रहा है आज। ठीक है, चलिए देखिए
फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। हमें इस लाइन के और इस लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो आप लोग 3D में लाइन के बीच एंगल निकालने का एक रूल जानते होंगे कि सर अगर हमें लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर मालूम हो जाता है तो हम लाइन के बीच का एंगल जो है निकालते हैं cos थीटा इक्वल टू मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। हमारे आप बोलने से नहीं समझे होंगे, लेकिन लिखेंगे तो समझ आइएगा, ठीक है। तो देखिए, लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए सबसे जरूरी बात है लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना। अब सवाल है कि लाइन का इक्वेशन जब दिया रहता है तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे ढूंढते हैं, ये पिछले क्वेश्चंस में समझाए हैं, फिर एक बार समझाते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1, पहला लाइन हम इसको मान लेते हैं, इसको हम पहला लाइन मान लेते हैं, इसको हम दूसरा लाइन मान लेते हैं। तो जब हमें लाइन का इक्वेशन दिया रहता है, जब हमें लाइन का इक्वेशन दिया रहता है तो डायरेक्शन रेशियो इस स्केलर के बगल वाले वेक्टर से निकलता है, इस स्केलर के बगल वाले वेक्टर से। यानी पहला लाइन में स्केलर के बगल में ये है ना, तो आप यहां से IJ के हटा दीजिए तो 3 2 6 आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। उसी प्रकार डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 सेकेंड लाइन का इस स्केलर के बगल वाले से निकलेगा 1 2 2 1 2 2। अब जब हमेशा याद रखिएगा, जब लाइन का इक्वेशन दिया रहता है वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में नीचे वाले से ढूंढते हैं डिनोमिनेटर से, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब दिया रहता है लाइन का इक्वेशन तो स्केलर के बगल वाले से हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। अब हो गए, अब एंगल निकालना है तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। ये है आपका A1 B1 C1, ये है आपका A2 B2 और C2। थोड़ा मुस्कुराना पड़ रहा है जी, गाना बड़ा बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो निकाला जाए। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, फिर डिवाइडेड बाय अंडर रूट इनका स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर, देख रहे हो फॉर्मूला। तो 9 4 36, 9 4 36, फिर इसका कर लेते हैं 1 4 4, 1 4 4, स्क्वायर करना पड़ रहा है। चलिए, कितना हो जाएगा ये, cos थीटा बराबर 12 4 16 3 19, 19 का मॉड 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा 49, देख लीजिए, तो 49 का रूट हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 9 का रूट हो जाएगा 3, यानी आ जाएगा ये 19/21। तो cos थीटा का वैल्यू 19/21, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 19/21 आंसर। यानी हम दो लाइन के बीच का एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो P का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन का दो पार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट पर ध्यान देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट द लाइंस इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर। ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो P का वैल्यू निकालना है। परपेंडिकुलर यानी फिर से एंगल की बात किया, तो फिर से हम पहले डायरेक्शन रेशियो पर दिमाग लगाएंगे। एक काम करिए, दोनों ही लाइन का सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालिए। तो पहला लाइन क्या है उसको लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी करवाए हैं। 1 माइनस एक्स बाई 3, 7y माइनस 14 बाई पी और z माइनस 3 बाई 2। कैसे निकलेगा डायरेक्शन रेशियो? तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम आपको कार्टेशियन वाले में बताए हैं कि सबसे पहले x, y, z का कोफिशिएंट 1 बना लीजिएगा। कितना बना लीजिएगा? 1। तो यहां x का कोफिशिएंट -1 है, तो आप इसे ऊपर नीचे -1 से डिवाइड करिए। तो -1 से करिएगा तो ये x हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। -1 से इसको भी डिवाइड किए, इसको भी डिवाइड किए। यहां कोफिशिएंट 7 है, नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो 7 से इसको भी और इसको डिवाइड करिए। इसको करिएगा तो y बचेगा, वो 2 बचेगा और ये p/7 हो जाएगा। ये तो ठीक ही है, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, 1 है, यानी हमारा निकल गया डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला कौन? -3 p/7, 2, यानी हम पहला लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल देंगे। अब दूसरी लाइन पे आइए, एंड चलिए, हाँ थोड़ा शोर शराबा है मित्र, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन दोनों चीज जरूरी था। हमें वीडियो बनाना भी जरूरी था और उनके बच्चे का बर्थडे है वो भी मनाना जरूरी था। तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कर लें, थोड़ा हम कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा शोर शराबा सुनाई दे रहा होगा। दोनों जरूरी है, वीडियो बनाना भी, 12th का टाइम आ चुका है और उनका भी काम जरूरी है ना, इसलिए थोड़ा हम लोग करते हैं। चलिए, अब इस लाइन का हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो इनका भी वही हाल करिए। x, y, z का कोफिशिएंट पहले 1 बनाइए। तो यहां x का कोफिशिएंट -7 है, तो -7 नहीं चाहिए, हमें +1 चाहिए। तो जितना है उसी से डिवाइड करो। तो -7 से ऊपर भी डिवाइड करो, नीचे भी करो। तो -7 से इसको करोगे तो ये x हो जाएगा, -7 से इसको करोगे तो ये -1 हो जाएगा, और -7 से इसको करोगे तो -3/p/7 आ जाएगा। ये तो ठीक ही है, ये ठीक नहीं है। z का कोफिशिएंट -1 नहीं, 1 चाहिए, तो -1 से ऊपर भी करिए और नीचे भी करिए। तो -1 से इसका करिएगा तो ये z हो जाएगा, इसका करिएगा तो -6 हो जाएगा और ये -5 आ जाएगा। अब ठीक हो गया। अब हमारा डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा? नीचे वाला -3p/7 और 1 -5, मतलब डायरेक्शन रेशियो निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 0 0 0 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए, बस p निकल जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बता? 9p/7 होगा, 9p/7। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, बता कितना हो जाएगा? p/7। इसको इससे करेगा मल्टीप्लाई, बता कितना हो जाएगा? -10 इक्वल टू 0। तो सॉल्व किया जाए, कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर? यहां पे हम सॉल्व कर देते हैं।
लाइन परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके ऐड करते तो 0 आता है। इसका एलसीएम लोगे 9p/7 प्लस p/7 का, तो ये 10p/7 आ जाएगा, और ये माइनस में 10 उधर चला जाएगा तो प्लस में 10, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 10p = 70 आ जाएगा। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 7, यानी p हमें निकालना था और p का वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है। समझ रहे हो ना? चलिए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनाएंगे। क्या कहता है सेकंड पार्ट में? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। इतना एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और अभी कई सवाल बना चुके हैं कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट के साथ साथ डायरेक्शन रेशियो भी चाहिए। तो पॉइंट तो दे दिया है, आगे बढ़ते हैं। एंड पैरेलल टू L1, L1 मतलब पहला लाइन के पैरेलल है। इससे यह बात क्लियर हो गया कि लाइन पर का पॉइंट तो मालूम है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कंडीशन दिया कि ये लाइन हमें का पैरेलल किसके है? L1 के। समझिए फिर से, P का वैल्यू निकालना था, वो निकल गया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट शुरू होता है। दूसरे पार्ट में बोला कि एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से, लेकिन इस पॉइंट से पास करने वाला लाइन L1 के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ? L1 के पैरेलल होने का मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन रेशियो L1 का होगा वही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन वाले का भी होगा। पैरेलल है तो हम लोग 3D में क्या करते हैं? पैरेलल में डायरेक्शन रेशियो को सेम करके सवाल को बनाते हैं। डायरेक्शन रेशियो को सेम करके सवाल को बनाते हैं। तो जब ये जो लाइन है वो L1 के पैरेलल है, इसका मतलब मिटा दे क्या नीचे? इसका मतलब सेकंड पार्ट बनाते क्वेश्चन का। इसका मतलब ये हुआ सेकंड पार्ट 2, कि जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है 3, 2, -4। अब इस लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो मित्र इसका डायरेक्शन रेशियो उसी के बराबर होगा जिसके वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? L1 के। तो L1 वाले का डायरेक्शन रेशियो तो यही है, कितना है? -3 p/7 और 2। अब इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। -3 p का वैल्यू अभी आपको 7 निकला था, p का वैल्यू 7, तो 7 में 7 कितना हो जाएगा? 1, 2 हो गया। अब जब लाइन पॉइंट मालूम है, डायरेक्शन रेशियो मालूम है, तो इक्वेशन नहीं निकलेगा क्या? कितनी बार निकाल चुके? इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। कितना हो जाएगा ये? x - x1 मतलब पॉइंट जो 3 है, a डायरेक्शन रेशियो जो -3 है, y - y1 जो 2 है, b मतलब डायरेक्शन रेशियो जो 1 है, z - z1 जो -4 है, तो ये +4 हो जाएगा, और c मतलब डायरेक्शन रेशियो जो 2 है। आंसर है ना? तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का दोनों ही पार्ट सॉल्व हो गया। समझ गए? नोट कर लिया जाए इसको। तो चलिए बच्चों, एक और बेहतरीन सवाल से आपको मुलाकात करवाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इतना एंड इतना। मतलब इस लाइन के और इस लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, एक काम करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन हम 3D के
स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन में देखे हैं सारा क्वेश्चन जितना भी अभी हम आपको करवाए ना, बस यही क्वेश्चन है, बस रिपीट कर रहा है बार बार, बस इतना ही क्वेश्चन है। 12 साल का क्वेश्चन, 10 साल 12 साल क्वेश्चन हम करवाए आपको, बस यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कभी डाटा कार्टेशियन में दे करके पूछा है, कभी डाटा वेक्टर में दे के पूछा है। इसलिए हम क्वेश्चन जब शुरुआत की है वीडियो बनाना तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बताए हैं ताकि वेक्टर से कार्टेशियन में जाया जा सके, कार्टेशियन से वेक्टर में आ सके। मतलब वो बेसिक हम आपको पहले वो क्वेश्चन करवा दिए। अब उसके बाद जैसे यही कुछ सवाल है, अभी देखिए ये दोनों लाइन वेक्टर फॉर्म में है, सेम सवाल इन दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में देके पूछ देता है ना। तो हमको उससे घबराना नहीं, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इसलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम आपको शुरू में भी करवाए हैं, ठीक है। तो आइए ये सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, दोनों लाइन को लिख लेते हैं। क्या है हमारा जी, पहला लाइन कितना है, आई प्लस जे प्लस लेमडा इंटू 2i माइनस जे प्लस के, ये हमारा फर्स्ट लाइन है। अब सेकेंड लाइन को लिख लेते हैं, r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस लेमडा इंटू, सॉरी लेमडा नहीं, यहां पे म्यू है, म्यू इंटू 3i माइनस 5j प्लस 2 के। हमें इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। और अगर आपको पता है, नहीं तो हम याद दिलाते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 का मॉड डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मॉड, ये होता है फॉर्मूला शॉर्टेज डिस्टेंस का। अब इस फॉर्मूला में अब आप सोच रहे होंगे कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, बस वही हम आपको समझाने वाले हैं। आइए मुलाकात करते हैं। a1 पहला लाइन पर के पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर, पहला लाइन पर के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो मित्र पहला लाइन यही ना दिया हुआ है, तो स्केलर वाले पोर्शन को छोड़ के, स्केलर वाले पोर्शन को छोड़ के ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको ना, इसी को पॉइंट कहा जाता है लाइन में। इसका मतलब a1 का जो वैल्यू है वो i प्लस जे के बराबर हो गया। फिर कहोगे b1, a1 के बाद चलते b1। b1 पहला लाइन में स्केलर के बगल वाले को b बोलते हैं, तो पहला लाइन में स्केलर के बगल वाला ये है, तो हम लोग इसको b1 मानेंगे। 2i माइनस जे प्लस के। अब ठीक उसी प्रकार दूसरे लाइन से मुलाकात करें तो a2 निकलेगा। स्केलर वाले पोर्शन को छोड़ के जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये हमारा पॉइंट है, 2i प्लस जे माइनस के। और b2 की अगर बात करें तो स्केलर के बगल वाला 3i माइनस 5j प्लस 2 के, ठीक है। अब a1 निकल गया, a2 निकल गया, b1 निकल गया, b2 निकल गया। अब इस फॉर्मूला में जिसका जिसका डिमांड है सब निकाल दीजिए। सबसे पहले डिमांड है a1 माइनस a2 का, तो हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले a1 माइनस a2। a1 माइनस a2 कैसे निकलेगा, i में से 2i गया तो माइनस i हो गया, j में से j गया तो 0j हो गया। और इसमें तो k है नहीं, k नहीं है मतलब 0 मान ले, तो 0 में से माइनस k गया तो प्लस k हो गया। यानी हमने a1 माइनस a2 निकाल लिया। अब हमको b1 क्रॉस b2 चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 के लिए तो हमें डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पर लगा लेते हैं, b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 के लिए हमें डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट के पहला कॉलम में i j k लिखा जाता है, सॉरी रो में,
आपको पता है B1 क्रॉस B2 मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट तो डिटरमिनेंट से निकलेगा। B1 पहले IJ के लिख लिए, B1 का लिखिए कंपोनेंट, तो B1 का कितना है 2 - 1 1, 2 - 1 1। B2 का क्या है 3 - 5 2, 3 - 5 और 2। ये क्रॉस निकालना हम आपको वेक्टर में भी कई बार क्वेश्चन आया था, बता दिए थे, वही चीजें हैं। चलिए सॉल्व करिए इसको। हाँ, तो इसे सॉल्व करने के लिए यहां पे प्लस माइनस प्लस देना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं, हम डायरेक्ट कर देते हैं। आइए आप लोग डिटरमिनेंट जानते हैं, ये रो खत्म हो गया, ये कॉलम खत्म हो गया, चारों बचा। इसका मल्टीप्लाई करोगे -2, फिर माइनस लिख के इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -5, माइनस पहले से +5 हो गया। जे को माइनस से करेंगे तो जे वाला ये रो खत्म, ये रो कॉलम खत्म, तो 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3। फिर प्लस के से मुलाकात कर लेते हैं। अब के वाला ये रो खत्म, ये रो कॉलम खत्म, तो ये -10, ये हो जाएगा -3, माइनस पहले से होता है तब +3, यानी सॉल्व करें तो ये हमारा 3i है, और ये हमारा -j है, और ये हमारा -7k है। यानी हमने B1 क्रॉस B2 भी निकाल दिया, कुछ नहीं किया बच्चों, यहां क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट लगा के जो सॉल्व करते हमने वही किया। 5 - 2 3, 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 10 गया तो -7, वही किया। अब हमारा A1 - A2 निकल गया, हमारा B1 क्रॉस B2 निकल गया। अब हम इस फॉर्मूला में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए हैं क्या? जी नोट कर लीजिए, तो हम इस फॉर्मूला में सब रखते हैं। ठीक है, आइए सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अभी हम देखे हैं वेक्टर के स्ट्रेट लाइन से, जितना क्वेश्चन अभी हम बोर्ड में आपको वीडियो पे करवाए हैं, सारा क्वेश्चन इसी टाइप का है, सारे के सारे क्वेश्चन। तो हमारा यही निवेदन है आप लोगों से कि इसका रिवीजन करके जाइएगा, एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, पक्का बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए, तो क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस? तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारा A1 - A2 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मोड, है ना। तो थोड़ा मेरा साथ दीजिए आप लोग, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा A1 - A2 है, दिखाई दे रहा आपको, और ये देखिए हमारा B1 क्रॉस B2 है। ठीक है, ये हमारा A1 - A2 है, और ये हमारा B1 क्रॉस B2 है, और दोनों का निकालना है डॉट प्रोडक्ट। A1 - A2 का B1 क्रॉस B2 से डॉट निकालना है। तो डॉट कैसे निकालते हैं बच्चों? I के कोफिशिएंट को I के कोफिशिएंट से, तो -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। J के कोफिशिएंट को J से, तो ये तो 0 हो जाएगा। K के कोफिशिएंट को K से, तो ये तो -7 हो जाएगा। फिर नीचे B1 क्रॉस B2 वहां है, उसका निकालना है मॉड। मॉड मतलब अंडर रूट I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर 49। तो ऊपर हमारा हो जाएगा -10 का मॉड हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारा 59। इतना यूनिट्स आंसर है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। यानी इस वीडियो में हमें स्ट्रेट लाइन का वो सारा प्रोसेस, सारा टाइप्स जो है क्लियर कर लिए हैं। आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने हमारा इतना साथ भी दिया, क्योंकि आज दोनों टाइप जरूरी था। आपको पहले पता है, थोड़ा उधर भी चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा, इसलिए हम क्षमा चाहते, इसलिए हम ये वीडियो 2 पार्ट में बनाना पड़ा हमको। कुछ सुबह में भी बनाया और कुछ अभी भी रात में भी बना रहे हैं। सुबह में भी प्रोसेस शुरू हो गया था तो हमें बंद करना पड़ा, और अभी बंद कर देते तो दिक्कत हो जाता। इसलिए लग रहा आपको कुछ दिक्कत हुआ होगा तो माफी चाहते हैं। खैर चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग
अगले वीडियो 3D के साथ ही, लेकिन अब हम लोग 3D के प्लेन वाले पोर्शन को करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन था, अब हम करेंगे प्लेन वाला पोर्शन। ओके, धन्यवाद।